ओके, नेक्स्ट टाइप हमारे पास है इंटरप्रेटर। अब ये ट्रांसलेटर की वो टाइप है, काम ये भी वही करती है कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये काम करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट से मुराद क्या है कि वो अगर पहली लाइन वो देख रहा है तो जब तक उसके अंदर तमाम गलतियां ख़त्म नहीं हो जाएंगी ये लाइन नंबर 2 पे मूव नहीं करेगा। सो ये ट्रांसलेटर की वो टाइप है जो कि थोड़ा स्लो है, लेकिन याद रखिएगा कि इसके रिजल्ट्स बड़े एक्यूरेट होते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा होता है हमें, क्यों कि जनाब जिस लाइन में गलती है ये वहीं पर रुक जाता है, ये आगे नहीं जाता। जब तक आप उसके अंदर मौजूद तमाम एरर्स को रिमूव नहीं कर देंगे ये आगे मूव नहीं करेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि लाइन नंबर 2 पे मूव करेगा तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप लाइन नंबर 1 की तमाम मिस्टेक्स को रिमूव करें। सो इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन होता है वो भी ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है, लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट कोड से मुराद क्या है। सो इफ देयर आर एनी एरर इन द सोर्स फाइल इंटरप्रेटर स्पेसिफाइज एरर्स एट दैट स्टेटमेंट। अगर किसी लाइन के अंदर कोई एरर है तो ये उस लाइन को पॉइंट आउट कर देगा कि जनाबे वाला इस लाइन के अंदर पहले एरर को रिमूव करें, मैं फिर आगे चलूंगा। सो इंटरप्रेटर टर्मिनेट्स इट्स ट्रांसलेटिंग प्रोसेस एट दैट स्टेटमेंट, और जिस लाइन में कोई अगर गलती मिल जाएगी तो ये वहीं पे रोक देगा, ये वहीं पे अपना इंटरप्रिटेशन की जो प्रोसेस है उसको रोक देगा, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर देगा। और जब तक आप उस लाइन या उस स्टेटमेंट में से तमाम मिस्टेक्स को रिमूव नहीं करेंगे ये आगे मूव नहीं करेगा। सो इसके कुछ नुकसान हैं, डेफिनेटली नुकसान है। वो क्या है? नंबर 1 पे है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट 1 by 1। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर 10,000 लाइन्स है तो जनाबे वाला ये तो फिर बैठा रहेगा। अगर किसी लाइन के अंदर कोई मिस्टेक है तो ये जनाब बार बार उस लाइन के अंदर ही रहेगा जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं करेंगे। जहां पे नुकसान है डेफिनेटली वहां बेनिफिट भी है। वो बेनिफिट क्या है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस लाइन में एरर है, वो लाइन पॉइंट आउट कर देगा। लेकिन जनाबे वाला इस बेनिफिट के साथ आपके नुकसान ज्यादा हैं। सो ईच टाइम द प्रोग्राम इज रन द सोर्स फाइल इज ट्रांसलेटेड अगेन। जितनी बार आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये उतनी बार ट्रांसलेट करेगा। और क्या करेगा? फॉर दिस पर्पज यू मस्ट हैव अ ट्रांसलेटर परमानेंटली इन योर कंप्यूटर। अब इसके लिए क्या होता है कि हमेशा आपके पास इसका एक ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर हर वक्त आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इंटरप्रेटर को यूज करता है। यहां पे मैं बताता चलूं, यह जरूरी नहीं होता कि हर लैंग्वेज के साथ हर कंपाइलर चला जाए। नो, हर लैंग्वेज की अपनी स्पेसिफिक ट्रांसलेशन प्रोसीजर होते हैं। हर लैंग्वेज के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि कंपाइलर ही हो। किसी के साथ इंटरप्रेटर होता है, किसी के पास कंपाइलर होता है। अब कुछ लैंग्वेजेस एडवांस ऐसी भी हैं जिनके साथ कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है, दोनों होते हैं। तो उस वक्त फिर आप अपनी चॉइस को यूज करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप किस तरह इसको आगे कंटिन्यू करवाना चाहते हैं। अब इसी तरह थर्ड नंबर पे हमारे पास जो टाइप है वो है असेंबलर। अब असेंबलर बड़ा सिंपल सा एक ट्रांसलेटर है, बड़ा सिंपल सा है। इसके नाम से आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं बताता चलूं कि हर एक कंप्यूटर की, हर एक मशीन की अपनी एक लैंग्वेज होती है, जिसे कहते हैं उस मशीन की असेंबली लैंग्वेज। हर मशीन के अंदर अपनी एक असेंबली लैंग्वेज होती है प्रोसेसिंग के लिए, जो उसके अंदर के मामलात को संभालती है। अब उस असेंबली लैंग्वेज के लिए आपको ट्रांसलेशन की जरूरत है। निमोनिक्स टाइप की लैंग्वेज होती है जो सिंबॉलिक मैकेनिज्म्स को यूज करता है। सो ओनली ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड। असेंबलर सिर्फ क्या करता है कि आपके असेंबली लैंग्वेज के लिखे हुए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको असेंबलर कहते हैं, क्योंकि ये असेंबली को कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल करता है। सो डायग्राम अगर मैं इसकी डिफाइन कर दूं तो ये कहना मुनासिब होगा, गलत नहीं होगा कि अगर मैं इसको इस तरह से एलैबोरेट करूं तो ये ज्यादा पिक्चर आपके लिए क्लियर हो जाएगी कि सोर्स कोड होता है, हम सोर्स कोड देते हैं ट्रांसलेटर को। अब ट्रांसलेटर यहां पे कौन कौन से हैं? दो हैं, एक कंपाइलर है, एक इंटरप्रेटर है। अब ये कन्वर्ट करता आगे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर।
अब ऑब्जेक्ट कोड आगे पास होता है असेंबलर को। अब असेंबलर क्या करता है, उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब मशीन कोड में जब कोड आ गया तो इसका मतलब वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में आ गया। अब जब वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में आ गया तो इसका मतलब कि वो मशीन पे एग्जीक्यूट हो सकता है, आप उसको चला सकते हैं, उससे रिजल्ट गेट कर सकते हैं। सो दैट इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ योर ट्रांसलेशन फ्रॉम प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड। अब मशीन कोड से जो आता है वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट के अंदर होता है। अब यहां पे हमें कुछ चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात याद रखिएगा, जहां जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको हाईलाइट कर दिया करूंगा। इसका मतलब ये होगा कि आप उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ जरा इनके कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क है। सो कंपाइलर क्या करता है, इट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब आपके पास जो कंपाइलर है वो क्या करता है, आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, लेकिन वो एज ए होल करता है, ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। वो एज ए होल करता है। देखिए मैंने यहां पे कोड तक बात की, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि एज ए होल, और ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट को देखता है, एक एक लाइन को करके एग्जीक्यूट करता है। सो इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फाइल। कंपाइलर आपके लिए एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। इंटरप्रेटर हर दफा ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। इंटरप्रेटर को जितनी बार आप ट्रांसलेट करेंगे ये उतनी बार इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। सो इट डज नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फाइल। सो इसलिए हम ये कह देते हैं कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। अब कंपाइलर की जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की वो बड़ी फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि अगर एरर होंगे तो दिखाएगा, अदरवाइज वो उसको रनिंग पे ले जाएगा। क्योंकि एज ए होल सारा इकट्ठा चीजों को देखना और बात होती है, बाई पार्ट्स देखना और चीज होती है। अब यहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो कहते हैं कि हर कील के लिए एक ही हथौड़ा काफी नहीं होता। हमर होती है ना हथौड़ा, कई किस्म के होते हैं। अब डेफिनेटली नेल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, कील मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कोई ब्रंची कील है, कोई स्टील का कील है, कोई लकड़ी के लिए कील अलग होते हैं, दीवारों के लिए कील अलग होते हैं। इसी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर के नेल्स अवेलेबल होते हैं। तो डेफिनेटली जितनी टाइप्स के नेल्स अवेलेबल हैं उतनी टाइप्स के हमर्स भी अवेलेबल होते हैं। हर चीज का अपना एक टूल होता है। अगर आप उसको उस टूल से यूज करेंगे तो आप उसके बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप उस टूल को किसी और काम के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए उसका टूल अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली आप यूं कहेंगे काम तो हो जाएगा लेकिन वो कंफर्टेबली वर्कआउट नहीं करेगा। सो एग्जीक्यूशन इसकी फास्ट होती है कंपाइलर की। अब इंटरप्रेटर की जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो होती है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वह स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट वर्कआउट कर रहा होता है। सो दैट्स व्हाई इसकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है। इसी तरह कंपाइलर जो होते हैं वो ट्रांसलेट प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हर दफा ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। आप एक बार ट्रांसलेट कर लेते हैं कंपाइलर की मदद से, वो आपको ऑब्जेक्ट फाइल बना के दे देता है। आप हमेशा उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है कि उसके लिए हमेशा आपको ट्रांसलेटर की जरूरत होती है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको हमेशा अपने कंप्यूटर में इंटरप्रेटर रखना पड़ता है ताकि वो उसको एग्जीक्यूट करे। जो एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर नॉर्मली कंपाइलर्स ही यूज होते हैं। अब कुछ लैंग्वेजेस जिनमें इंटरप्रेटर यूज होते हैं उनके लिए फिर उसका एक सोल्यूशन होता है कि वो उसके पैकेज को डिफाइन कर देते हैं, उसका पैकेज पूरा बना देते हैं ताकि जब आप एग्जीक्यूट करें तो वो साथ ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूशन पे ले जाए। सो इट इज नॉट इजियर टू करेक्ट द एरर इन द सोर्स कोड। अब चूंकि कंपाइलर में कोड को रिमूव करना या ठीक करना आसान काम नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? इसलिए कि वो ढूंढना पड़ता है वो किस किस लाइन में क्या क्या एरर्स हैं। अब इंटरप्रेटर में ये काम आसान होता है। क्यों आसान होता है? चूंकि वो लाइन पॉइंट आउट कर देता है
कि जनाब इस लाइन में गलती है। अब ये तो है ना तस्वीर का एक रुख, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। वो क्या है? उसके अंदर कंपाइलर में आसान है, इंटरप्रेटर में मुश्किल है। वो तस्वीर का जो दूसरा रुख है उसमें क्या है कि कंपाइलर आपको मिस्टेक बताता है कि आपने क्या गलती की है। इंटरप्रेटर आपको ये नहीं बताता क्या मिस्टेक है, वो बताता है इस लाइन में एरर है, ढूंढो क्या एरर है। तो तस्वीर का अगर ये रुख आप देखते हैं तो इसमें फिर इंटरप्रेटर डेफिनेटली आपके लिए नुकसानदेह है। लेकिन हर एक सिनेरियो के, हर एक कंडीशन के, हर एक केस के अपने कुछ बेनिफिट्स और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। प्रॉन्स एंड कॉन्स चीज के सिनेरियो के मुताबिक होते हैं। सो मोस्ट ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव कंपाइलर प्रोग्राम्स। ज्यादातर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल की, उनके साथ नॉर्मली कंपाइलर्स ही होते हैं। बहुत कम है लैंग्वेजेस जिनके साथ इंटरप्रेटर पाए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है। लेकिन मौजूदा दौर में आने वाली जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या जो बन रही हैं या जो जिन पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं या जिन पे लोग काम कर रहे हैं, नॉर्मली वो लैंग्वेजेस सारी कंपाइलर को फॉलो करती हैं। फाइनली लेक्चर की समरी की तरफ आते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा। एक यहां पे मैं एडवाइस आपको करना चाहूंगा कि जब हम लेक्चर समरी पे आते हैं ना, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद समराइज किया करें। आप खुद समराइज किया करें कि आपने क्या क्या पढ़ा, फिर उसके बाद मेरे समराइज को किए हुए के साथ मैच करें कि आपने ये चीजें पढ़ी हैं। आज के लेक्चर में हमने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में डिफरेंस सीखा कि सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम जो होता है वो सोर्स कोड होता है, और उसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। फिर हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात की कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेशल काइंड के, जो कि आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्हें लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी कहते हैं। फिर हमने कंपाइलर की बात की कि ट्रांसलेटर की एक टाइप जिसका नाम कंपाइलर है, वो एज ए होल पूरे के पूरे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। फिर हमने इंटरप्रेटर की बात की कि इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेटर की टाइप है जो कि आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन। फिर हमने असेंबलर की बात की जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिर हमने इनके डिफरेंस की बात की, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क है। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कहीं पे कोई क्यूरी है, कोई मसला है, तो आप डिस्कस जरूर करें। अदरवाइज आप उन चीज़ों को समराइज करें, अच्छे तरीके से तैयार करें, याद करें, ताकि फाइनल में आपके लिए ये हेल्पफुल हो। नेक दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।